थॉर्नडाइक आखिर थे कौन और एजुकेशनल साइकोलॉजी में उनका इतना बड़ा नाम क्यों है? उनका जन्म 1874 में हुआ था और वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के टीचर्स कॉलेज में अपना लंबा समय बिताया। अच्छा। उनका मानना था कि सीखना कोई बहुत रहस्यमयी या मैजिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक कनेक्शन बनने का प्रोसेस है। जिसे एसआर बॉन्ड कहते हैं, है ना? एकदम सही। एसआर बॉन्ड यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड, यही कनेक्शनिज्म का मूल आधार है। तो इस थियरी का मेन आइडिया यही है कि जब भी हमारे सामने कोई स्टिमुलस होता है, जैसे कोई सवाल या भूख, तो हम उस पर रिस्पॉन्स देते हैं। हाँ, और अगर उस रिस्पॉन्स का रिजल्ट अच्छा होता है तो दिमाग उस स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक तगड़ा बॉन्ड बना लेता है। इसमें कोई अचानक आने वाला यूरेका मूवमेंट नहीं होता। अच्छा, जैसे अगर हम इसे डेली लाइफ से जोड़ें, तो ये बिल्कुल साइकिल चलाना सीखने जैसा है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। मतलब जब कोई पहली बार साइकिल पर बैठता है, तो वो ग्रेविटी या फिजिक्स के रूल्स थोड़ी ना कैलकुलेट करता है दिमाग में। वो बस बैठता है, लड़खड़ाता है और गिर जाता है। हाँ, और धीरे धीरे ट्रायल एंड एरर के थ्रू बॉडी समझ जाती है कि साइकिल लेफ्ट होके तो राइट साइड वेट डालना है। सही बात है, ये कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, बल्कि दिमाग और बॉडी के बीच एसआर बॉन्ड का धीरे धीरे मजबूत होना है। यानी सीखना एक झटके में नहीं होता, बल्कि इंक्रीमेंटल होता है। गलत रिस्पॉन्सेस कम होते जाते हैं और सही रिस्पॉन्स पक्के होते जाते हैं। तो अब यहाँ एक सवाल आता है कि थॉर्नडाइक ने इस एसआर बॉन्ड और ट्रायल एंड एरर प्रोसेस को प्रमाणित कैसे किया? और यहाँ एंट्री होती है उनके सबसे मशहूर और चतुर एक्सपेरिमेंट की, जिसे हम द पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ओहो यस, द फेमस कैट इन द पजल बॉक्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा। लगभग हर टीचिंग एग्जाम में इस पजल बॉक्स का जिक्र आता ही है। भूखी बिल्ली को इस बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। भूखी बिल्ली ही क्यों? देखिए, यहाँ सेटअप का साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। बिल्ली का भूखा होना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये भूख बिल्ली का मोटिवेशन थी, एक ड्राइव थी। हाँ, क्योंकि अगर पेट भरा होता तो वो शायद आराम से सो जाती वहां। सही पकड़ा। और बॉक्स के ठीक बाहर उन्होंने एक मछली रख दी जिसे बिल्ली देख सके और सूंघ सके। ये मछली यहाँ स्टिमुलस का काम कर रही थी। तो अब बिल्ली अंदर है और खाना बाहर है। मैंने पढ़ा कि शुरू में बिल्ली ने कोई लॉजिकल तरीके से बिहेव नहीं किया, बल्कि पूरी अफरा तफरी मचा दी उसने। हाँ, यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि बिल्ली ने किसी इंजीनियर की तरह बॉक्स का मैकेनिज्म एनालाइज नहीं किया। उसने लकड़ी को खरोचा, काटा, उछाल कूद की। जो कि उसके नेचुरल लेकिन उस सिचुएशन के लिए बेकार रिस्पॉन्सेज थे। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी अफरा तफरी के बीच एकदम एक्सीडेंटल तरीके से गलती से उसका पैर एक लीवर पर पड़ गया। और खटाक करके दरवाजा खुल गया और बिल्ली बाहर आ गई। जी हाँ, और उसने मछली खा ली। अब आप खुद सोचिए, इस पहली सक्सेस में क्या बिल्ली ने कोई अकल लगाई थी? नहीं, ये तो प्योरली एक्सीडेंट था, एक तुक्का था। एग्जैक्टली। लेकिन थॉर्नडाइक यहीं नहीं रुके। उन्होंने उस बिल्ली को वापस उठाकर बॉक्स में डाल दिया और इस बार उन्होंने स्टॉपवॉच से टाइम नोट करना शुरू किया। तो क्या दूसरी बार बिल्ली सीधे लिवर दबाती है? नहीं, दूसरी बार भी उसने वही खरोचने और काटने वाली हरकतें की, लेकिन इस बार लिवर तक पहुंचने में उसको पहले से थोड़ा कम टाइम लगा। ओहो, यानी जैसे जैसे ट्रायल्स बढ़ते गए टाइम कम होता गया। बिल्कुल। उन्होंने इसे 20 बार दोहराया। टाइम का ग्राफ धीरे धीरे नीचे आता गया। हालांकि ये सीधी लाइन में नहीं गिरा। मतलब कभी 3 मिनट लगे, कभी 1 मिनट और फिर 2 मिनट, है ना? हाँ, वेव की तरह। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जब बिल्ली को बॉक्स में रखा जाता और वो बिना कोई फालतू हरकत किए सीधे लीवर दबाती और बाहर आ जाती। वेट, सच में? उसने बाकी सारी हरकतें बिल्कुल छोड़ दी? पूरी तरह से। और यही वो पॉइंट था जिसने साइकोलॉजी की दिशा बदल दी। थॉर्नडाइक ने प्रूफ कर दिया कि बिल्ली ने रीजन नहीं समझा था, बल्कि उसके नर्वस सिस्टम ने उस बॉक्स और लीवर दबाने के बीच एक स्ट्रॉन्ग एसआर बॉन्ड बना लिया था, जिसे हम ट्रायल एंड एरर कहते हैं। मतलब जो गलत रिस्पॉन्सेस थे वो धीरे धीरे एलिमिनेट हो गए और सही रिस्पॉन्स बच गया। सही कहा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा टेक्निकल सवाल उठता है। मैं भी वही सोच रही थी। अगर बिल्ली ने 50 अलग अलग हरकतें की थी शुरू में, तो उसके दिमाग को ये कैसे पता चला कि अगली बार आने पर बाकी 49 भूल जानी है और सिर्फ लिवर वाली याद रखनी है? वाह, बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। ये फिल्टरिंग कैसे होती है, यही चीज हमें थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग की तरफ ले जाती है। ओह यस, ये प्राइमरी लॉज एग्जाम पर्सपेक्टिव से कितने जरूरी हैं? मैं तो कहूंगा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट हो या केवीएस,
हर पेपर में इन 3 रूल्स पर सवाल बनते हैं। तो थॉर्नडाइक ने समझा कि सिर्फ गलती होना काफी नहीं है, गलती के बाद जो होता है वही आदत बनाता है। इसलिए उन्होंने 3 प्राइमरी लॉज दिए। तो पहला नियम कौन सा है? पहला है तत्परता का नियम, यानी लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस। इसका बेसिक मतलब है सीखने के लिए मेंटली और फिजिकली तैयार होना। बिल्कुल। थॉर्नडाइक के अनुसार जब हमारा नर्वस सिस्टम किसी काम को करने के लिए रेडी होता है और उसे वो काम करने दिया जाए तो एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। और अगर दिमाग रेडी नहीं है और जबरदस्ती सिखाया जाए तो फिर सेटिस्फैक्शन की जगह अनॉयंस या झुंझलाहट पैदा होती है। इसको हम एक सिंपल क्लासरूम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे अगर टीचर क्लास में आता है और आते ही बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के अलजेब्रा के इक्वेशंस बोर्ड पर सॉल्व करने लगे तो क्या होगा? बच्चे कुछ नहीं सीखेंगे, क्योंकि उनका दिमाग अभी पिछले पीरियड के खेलकूद में ही अटका हुआ है। वो मेंटली उस हेवी टॉपिक के लिए तत्पर या रेडी नहीं है। हाँ, यानी आप प्रैक्टिकली बच्चे में उस सब्जेक्ट के लिए एक चिढ़ पैदा कर रहे हैं। तो एक टीचर का पहला काम टॉपिक शुरू करना नहीं, बल्कि बच्चों में क्यूरियोसिटी जगाकर उन्हें रेडी करना होता है। बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन। अब इसके बाद दूसरा नियम आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसे हम अभ्यास का नियम भी कहते हैं। जिसे लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज भी बोला जाता है ना? हाँ, इसका सिंपल मतलब ये माना जाता था कि आप जिस चीज का जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एसआर बॉन्ड उतना मजबूत होगा। ये लॉ ऑफ यूज है। और जिसकी प्रैक्टिस छोड़ देंगे वो बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसका मतलब बिना फीडबैक के रिपीटिशन करने से कोई फायदा नहीं होता, एसआर बॉन्ड मजबूत नहीं होता। सही कहा, सिर्फ प्रैक्टिस जरूरी नहीं है, मीनिंगफुल प्रैक्टिस जरूरी है। तो जो हमारे स्कूल्स में रिट लिखवाने का सिस्टम था कि एक सेंटेंस को 50 बार कॉपी में लिखो, वो टोटली नॉन साइंटिफिक है, एकदम बेकार है। और इसी रियलाइजेशन ने थॉर्नडाइक को उनके तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ की तरफ पुश किया, जो है प्रभाव का नियम, यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। ओह, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। हाँ, लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है कि किसी भी एक्शन का कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम ही ये डिसाइड करता है कि वो एक्शन फ्यूचर में रिपीट होगा या नहीं। अच्छा, मतलब अगर एसआर बॉन्ड का रिजल्ट सैटिस्फाइंग या रिवॉर्डिंग हो तो बॉन्ड मजबूत होगा, और अगर रिजल्ट अनकंफर्टेबल या पनिशमेंट वाला हो तो बॉन्ड वीक हो जाएगा। एग्जैक्टली। अब आप वापस उस बिल्ली और पजल बॉक्स के बारे में सोचिए। बिल्ली ने लीवर दबाने की हरकत को इसलिए याद नहीं रखा क्योंकि उसने उसकी बार बार प्रैक्टिस की थी, बल्कि उसने इसलिए याद रखा क्योंकि लीवर दबाने का इफेक्ट बहुत सैटिस्फाइंग था। दरवाजा खुला और मछली मिल गई। और जो खरोचने और काटने के अटेम्प्ट्स थे, उनका रिजल्ट फ्रस्ट्रेशन था, इसलिए दिमाग ने उन्हें डिस्कार्ड कर दिया। इस एक सिंगल रूल ने तो एजुकेशनल सिस्टम को पूरा हिलाकर रख दिया होगा, क्योंकि उस वक्त तो पढ़ाई पूरी तरह से दंडे और सजा पर बेस्ड होती थी। बिल्कुल, छड़ी पड़ेगी तो बच्चा पढ़ेगा वाली मेंटालिटी थी। लेकिन थॉर्नडाइक ने डेटा के साथ शो किया कि पनिशमेंट से लर्निंग उतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड से होती है। सजा से बिहेवियर बदल सकता है, पर गारंटी नहीं कि सही सीख मिलेगी। सही कहा। तो ये थे 3 प्राइमरी लॉज, रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट। लेकिन इंसानों की लाइफ तो एक पजल बॉक्स जितनी सिंपल नहीं है। हम तो रोज अजीब सी सिचुएशंस फेस करते हैं। तो इसके लिए थॉर्नडाइक ने क्या एक्सप्लेन किया? देखिए, इस कॉम्प्लिकेटेड इंसानी लाइफ के लिए उन्होंने कुछ सेकेंडरी लॉज भी दिए, जो कि उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े कम वेल नोन जरूर हैं, जैसे मल्टीपल रिस्पॉन्स, सेट ऑफ एटीट्यूड और रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी। रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी, इसको हम थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं ना? जी हाँ, ये लॉ बहुत प्रैक्टिकल है। ये समझाता है कि हमारा दिमाग नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पुराने एसआर बॉन्ड्स को कैसे रिसाइकिल करता है। अच्छा, जैसे अगर कोई नई सिचुएशन आए तो दिमाग पहले से जानी पहचानी सिचुएशन से मैचिंग एलिमेंट्स ढूंढता है। इसका कोई सिंपल डेली लाइफ एग्जाम्पल बताइए हमारे लिसनर्स के लिए। जैसे ड्राइविंग का एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए किसी ने जिंदगी भर सिर्फ साइकिल चलाई है। हाँ, तो उसके दिमाग में बैलेंस बनाने का एक एसआर बॉन्ड ऑलरेडी सेट है। हाँ, ठीक है। अब जब वो पहली बार भारी मोटरसाइकिल चलाता है तो वो जीरो से स्टार्ट नहीं करता। उसका दिमाग साइकिल वाले बैलेंसिंग एलिमेंट को मोटरसाइकिल वाली नई स्टिमुलस में ट्रांसफर कर देता है, इसलिए वो बाइक जल्दी सीख जाता है। वाओ, ये तो बहुत एफिशिएंट सिस्टम है हमारे दिमाग का। और इसमें एक एसोसिएटिव शिफ्टिंग का नियम भी तो था, वो क्या होता है? हाँ, एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है।
ये बताता है कि कैसे हम किसी रिस्पॉन्स को एक स्टिमुलस से शिफ्ट करके दूसरी स्टिमुलस से जोड़ सकते हैं बड़ी चतुराई से। मैंने सोर्सेज में इसका एक एग्जाम्पल पढ़ा था जो सच में किसी मैजिक ट्रिक जैसा लगा मुझे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बिल्ली है और आप उसे मछली दिखाते हैं जो कि स्टिमुलस 1 है, और साथ में कहते हैं स्टैंड अप जो कि स्टिमुलस 2 है। हाँ, तो मछली की खुशबू से बिल्ली नेचुरली अपने पिछले पैरों पर खड़ी हो जाती है, जो कि उसका रिस्पॉन्स है। बिल्कुल। फिर आप ये प्रोसेस कई दिनों तक चलाते हैं और धीरे धीरे मछली का टुकड़ा छोटा करते जाते हैं, उसे अपनी मुट्ठी में छुपाने लगते हैं, और एक दिन आप बिना मछली के सिर्फ कहते हैं स्टैंड अप और बिल्ली खड़ी हो जाती है। देखा आपने, यहाँ रिस्पॉन्स शिफ्ट हो गया। खड़े होने का रिस्पॉन्स जो एक्चुअल में मछली से जुड़ा था, वो अब सिर्फ आपकी आवाज यानी स्टैंड अप पे शिफ्ट हो गया। ये तो एकदम पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग जैसा लग रहा है, घंटी और कुत्ते वाला। एकदम वही। बल्कि आप देखिए तो थॉर्नडाइक वही जमीन तैयार कर रहे थे जिस पर आगे चलकर पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग और बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग की इमारतें खड़ी हुई। सही बात है। अब अगर हम इस पूरी लर्निंग थियोरी को क्लासरूम टीचिंग के हिसाब से देखें, हाँ। जो कि हमारे एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए सबसे यूजफुल हिस्सा है, तो एक टीचर इस कनेक्शनिज्म थियोरी का प्रैक्टिकल यूज कैसे कर सकता है? देखिए, एज अ टीचर आपको क्लासरूम में लॉ ऑफ इफेक्ट का यूज करना होगा रिवॉर्ड्स के रूप में। जैसे जब बच्चे कुछ अच्छा करें तो उन्हें स्टार देना या उनकी तारीफ करना पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरह काम करता है, जिसे हम टोकन इकोनॉमी भी बोलते हैं। और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में लॉ ऑफ एक्सरसाइज का रोल आ जाता है, जहां ड्रिल और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है ना? हाँ, पर फीडबैक के साथ। और सबसे बड़ा एप्लीकेशन लॉ ऑफ रेडीनेस का है कि नया टॉपिक पढ़ाने से पहले स्टूडेंट्स को मेंटली प्रिपेयर और मोटिवेट करना जरूरी है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? सीधी सी बात है कि टीचिंग कोई जादू नहीं है, ये सही स्टिमुलस और सही रिवॉर्ड का एक साइंस है। सही कहा, लेकिन हम यहाँ इसकी लिमिटेशंस या क्रिटिसिज्म को इग्नोर नहीं कर सकते। एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है यहाँ पर। हाँ, क्रिटिसिज्म समझना भी जरूरी है। आखिर हर थ्योरी में कोई ना कोई लूप होल तो होता ही है। तो सबसे बड़ी आलोचना क्या थी इनकी? सबसे बड़ा इशू ये था कि क्रिटिक्स ने पूछा कि क्या इंसान सच में उस पजल बॉक्स में बंद बिल्ली की तरह ही सीखते हैं? ओहो, मतलब थ्योरी बहुत मैकेनिकल लगती है। स्टिमुलस आया, रिस्पॉन्स दिया, बस इतना ही। बिल्कुल। आलोचना ये थी कि थॉर्नडाइक ने हायर मेंटल प्रोसेसेस यानी उच्च मानसिक प्रक्रियाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जैसे रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग या कॉम्प्लेक्स ह्यूमन लर्निंग। सही बात है, क्योंकि हम इंसान हमेशा अंधी होकर ट्रायल एंड एरर तो नहीं करते। कई बार हम प्रॉब्लम्स को समझते हैं, माइंड में एक मैप बनाते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना किसी एरर के सही सोल्यूशन निकाल लेते हैं। हाँ, इसे ही इनसाइट लर्निंग कहते हैं, जिसका जिक्र आगे गेस्ट्रॉल साइकोलॉजिस्ट ने किया। उनका मानना था कि हम पूरी पिक्चर एक साथ देखकर सडन सोल्यूशन निकालते हैं, लेकिन थॉर्नडाइक ने इस अचानक आने वाली समझ को इग्नोर किया और बोला कि सीखना सिर्फ धीरे धीरे इंक्रीमेंटल स्टेप्स में होता है। ये डेफिनेटली एक लिमिटेशन है उनकी थ्योरी की। कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर्स इस तरीके से नहीं समझाए जा सकते। सही कहा, लेकिन इन क्रिटिसिज्म्स के बावजूद थॉर्नडाइक का जो कंट्रीब्यूशन है उसे भुलाया नहीं जा सकता। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एक बार क्विक रिवीजन करें जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए। हाँ, लेट्स रिकैप द इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स। तो आज हमने एडवर्ड थॉर्नडाइक के बारे में बात की। इन्हें एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर माना जाता है। उनका थ्योरी था ट्रायल एंड एरर लर्निंग, जिसे कनेक्शनिज्म भी कहते हैं। बिल्कुल, और उसमें एसआर बॉन्ड यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच के कनेक्शन की बात की। सबसे इंपॉर्टेंट उनका पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट, भूखी बिल्ली और मछली वाला। और 3 प्राइमरी लॉज जो हर हाल में याद रखने हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम, और सबसे जरूरी लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। एकदम परफेक्ट समरी दी आपने। टीचिंग एग्जाम्स में अक्सर सीधा सवाल आता है कि लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया या पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट किसका था। तो इन पॉइंट्स पर क्लियर रहना बहुत जरूरी है। सही बात है।